अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद से एक तवील बैठक हुई है, मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में काफ़ी खुलकर बातें डिस्कस हुई हैं। ये बात आपको बता दें कि वो मुलाकात जो हुई है उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड थी, जिनको हम अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, मगर हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर है जो काफ़ी अहम है, उससे मुतालिक आपको आगाह किए देते हैं। और दूसरी जानिब आज आपको बता दें कि जो फैज़ाबाद धरना केस है उसमें भी एक बड़ी डेवलपमेंट और हुई है, उसके बारे में सबसे पहले आपको बताएंगे। और उसके बाद MQM जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची, उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में मौलाना फजलुर रहमान साहब भी सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, उनका क्या मुद्दा है वो आपको बताएंगे। सबसे पहले जो मामला है वो चले मैं आपको पहले फैज़ाबाद के हवाले से बता दूं। फैज़ाबाद धरना केस आपको मालूम ही है 1 नवंबर को अब उस पर समाअत होना है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत करनी है और तमाम ही दरख्वास्त गुजार तकरीबन अपनी दरख्वास्तें विड्रॉ कर चुके हैं, वापस ले चुके हैं। ले नहीं चुके, अलबत्ता उन्होंने अदालत से ये दरख्वास्त की है, इस्तदा की है कि वो अब विड्रॉ करना चाहते हैं अपनी रिव्यू पिटिशंस जो उन्होंने फैज़ाबाद धरना फैसले के ख़िलाफ़ 2019 में दायर की थी। अब उस रोज़ MQM जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आई, ना ही उनकी नुमाइंदगी थी। इरफान कादिर उनको रिप्रेजेंट करते हैं मगर वो अदालत में नहीं आए। अब आज MQM ने बाज़ाब्ता तौर पर विड्रॉल की ही एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी है, एक CMA सिविल मिसलेनियस अपील, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वो भी विड्रॉ करना चाहते हैं और अदालती फ़ैसले पर अब उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। गो कि MQM के हवाले से काफ़ी सख्त ऑब्जर्वेशंस थी। 12 मई का आपको मशहूर ज़माना वाक़या याद है, सानिया याद है, उसमें काफ़ी बड़ी भारी ज़िम्मेदारी MQM पर डाली गई थी। मगर अब MQM जो है अपने ख़िलाफ़ उन ऑब्जर्वेशंस को भी दुरुस्त शायद मान रही है और विड्रॉ कर रही है। ये विड्रॉल का जो एक किस्सा शुरू हुआ है ये अब पता नहीं कब रुकेगा और अब देखना होगा कि आइंदा समाअत पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब क्या करने जा रहे हैं। आया अमल दरामद की तरफ जाएंगे या मौजूदा जो हालात हैं उनको भी टेकअप किया जाएगा। बज़ाहिर तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि मौजूदा हालात को भी वो टेकअप करेंगे। हमारी ख्वाहिश ज़रूर है कि उनको टेकअप करना चाहिए, बिलखसूस मीडिया पर जो कदगने लग रही हैं, जिस तरह का मीडिया पर दबाव डाला जा रहा है, माजी में उसकी कोई रिवायत हमें मिलती नज़र नहीं आती। अब जो हाल ही में उन्होंने एक फ़ैसला दिया, उस फ़ैसले में तो हमें तासुर मुख्तलिफ मिला, बहरहाल हम इंतज़ार में हैं। उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हक़ में मौलाना फजलुर रहमान साहब सुप्रीम कोर्ट में आए और उन्होंने कहा कि ये जो कानून हुकूमत ने उस वक्त बनाया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अपरेंटली इख्तियारात को महदूद करने का, वो बिल्कुल दुरुस्त था और उससे अदलिया की आज़ादी कम नहीं बल्कि बढ़ती है। बहरहाल उसकी भी समाअत अब मंडे को है। अब उस मंडे वाली समाअत में क्या होता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आया उस समाअत पर ये मामला कंक्लूड होगा या नहीं, चीफ जस्टिस की तो ख्वाहिश है। अब आते हैं हम जिसको हम कहें कि आज की जो हॉट न्यूज़ है, हॉट न्यूज़ इन द सेंस कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, आपको मालूम है, कई लोगों से मुलाकात की है चीफ जस्टिस का ओथ लेने के बाद, और उस हर मुलाकात में जस्टिस सरदार तारिक मसूद उनके साथ शरीक हुए। और ये जो मुलाकातें हुई हैं इनमें अगर मैं आपको ब्रीफली बता दूं, सबसे पहले जो मुलाकात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं उन्होंने की है, वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदों के साथ जो उनकी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन है उनके साथ उन्होंने मुलाकात की और काफ़ी तवील मुलाकात में उनसे तजावीज़ मांगी किस तरह डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस को बेहतर किया जा सकता है और केस मैनेजमेंट सिस्टम पर। दूसरी उनकी जो मुलाकात हुई है वो अटॉर्नी जनरल के साथ हुई, एडवोकेट जनरल्स के साथ हुई और दीगर जो लॉ ऑफिसर्स होते हैं मुख्तलिफ, इवन उनमें प्रोसिक्यूटर्स भी शामिल होते हैं, उन सब के साथ उनकी मुलाकात हुई। और उस मुलाकात में उनके जो मसाइल उनको दो चार उन मसाइल से जिनसे वो दो चार होते हैं उनसे मुतालिक पूछा, उनसे आराह मांगी। और उसकी आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक वजह भी बताई कि जो सरकारी वकील होते हैं तकरीबन हर केस में वो तो हमारे सामने पेश होते हैं मगर हमेशा नज़रअंदाज हो जाते हैं। इस वजह से हमने सोचा कि हम उनको भी बुलाएं और उनसे भी पूछें और काफ़ी खुशगवार माहौल में उनसे भी हमने तजावीज़ ली हैं। बहरहाल उनके हवाले से प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। आज की जो मुलाकात हुई अब मालूम नहीं इसकी प्रेस रिलीज़ जारी होगी या नहीं, मगर इसमें कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मैं आपके साथ कर सकता हूँ शेयर।
एक सबसे बड़ी बात जो मैंने अपनी गुज़िश्ता रात एक वीडियो की और उसमें मैंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर तनकीद भी की थी। अब बज़ाहिर मुझे उस सवाल का जवाब मिला है और अब उस सवाल के जवाब से हम या आप कितने मुतमईन होते हैं वो फ़ैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। मगर सवाल का जवाब मैं आपको बता देता हूँ। सवाल क्या था? सवाल ये था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को चीफ़ जस्टिस बने हुए अब कई हफ़्ते हो चुके हैं। 17 सितंबर 2023 को उन्होंने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से ईवान सदर के इकबाल हॉल में हल्फ़ उठाया और उस हल्फ़ उठाने के बाद से अब तक आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें, आज 5 तारीख़ हो चुकी है अक्टूबर की, और इतना अरसा गुज़र जाने के बावजूद कोई भी अहम नोयत का मुकदमा, चाहे वो आम इंतखाबात का केस हो 90 रोज़ के अंदर, या मिलिट्री कोर्ट्स का केस हो, या जो हाल ही में 2 कवानीन बनाए गए हैं, तरमीमी कवानीन बनाए गए हैं, पाकिस्तान आर्मी तरमीमी एक्ट 2023 और ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट 2023, उनके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं वो अदालत ने उनको टेकअप नहीं किया। और आज चीफ़ जस्टिस ने एक सवाल के जवाब में ये बात मानी और कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वो बुनियादी वजह है जिस वजह से हम इन केसेस को टेकअप नहीं कर रहे। फिर यहाँ सवाल उठता है, फिर दीगर मुकदमात को क्यों मुकर्रर किया जा रहा है? तो उसका जवाब जो हमें मिला या हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि अब अदालत ये समझती है कि आम नोयत के जो मुकदमात हैं वो तो हम फिक्स कर सकते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो स्पेसिफ़िकली 184(3) की बात करता है, और जितने भी अहम नोयत के आइनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली दायर होती हैं वो आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर होती हैं। और 184(3) का जो आर्टिकल है वो बेसिकली है क्या? वो आर्टिकल है मफाद आमा का, और उसमें जो बुनियादी इंसानी हकूक़ आप कह सकते हैं या मफाद आमा के जो मामलात होते हैं उसमें कोई भी शहरी दरख्वास्त दायर कर सकता है, कोई भी स्टेक होल्डर दरख्वास्त दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, और अक्सर जो लीगल या लॉ पॉइंट्स होते हैं उन पर अदालत से इंटरप्रिटेशन भी मांगी जाती है। अब अदालत में सबसे पहले जो मामला है वो तो आपको मालूम है, जो इस वक्त एक सबसे इम्पॉर्टेंट केस है वो है इंतखाबात का। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने 1 नहीं 2 नहीं 3 मरतबा फ़ैसला सुनाया, मगर उनके फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। मगर यहाँ पर एक बात का उनको क्रेडिट ज़रूर जाता है, भले ही हमें उनकी कई खामियां भी हमने आपके सामने रखी और कई उनसे जो गलतियाँ हमारी नज़र में, हमारी दानिश में हो सकता है हम भी गलत हों, जो हमें महसूस हुई हमने उनकी निशानदेही की, मगर जहाँ पर उनका क्रेडिट बनता है वो क्रेडिट उनको देना चाहिए। उन्होंने 2 जजेस के नोट पर आज खुद नोटिस लिया, ना सिर्फ 2 जजेस के नोट पर बल्कि उस वक्त के 2 कस्टोडियंस ऑफ द डिफरेंट हाउसेस, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के जो स्पीकर्स हैं उनकी एक मुश्तरका दरख्वास्त को टेकअप किया, आज खुद नोटिस लिया, बेंच बनाए, बेंच टूटे, जो कुछ भी हुआ, मगर उन्होंने कोशिश की इस मामले को डिसाइड करने की। 1 दफ़ा की, दूसरी दफ़ा की, तीसरी दफ़ा की, वो नाकाम ज़रूर हुए, मगर एक मामला टेकअप ज़रूर हुआ और वो उस वक्त होना भी चाहिए था। बहरहाल जिस तरीके से हुआ उस पर हमारी राय मुख्तलिफ है। अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पास ये मामला आया है और उनके आने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी साहब ने दरख्वास्त दायर कर दी। और आपको याद होगा जिस रोज़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के एजाज़ में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वो इशाइया रखा था सुप्रीम कोर्ट के लॉन में, और उस इशाइये में चीफ़ जस्टिस ऑफ जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा, उनकी शिरकत काफ़ी देर से हुई थी। जब खाना लग चुका था, खुल चुका था, उस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आए और वहाँ पर उन्होंने मौजूद सहाफ़ियों को ये बताया कि वो दरअसल इस वजह से लेट आए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस वक्त एक दरख्वास्त दायर कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, और यहाँ पर उनकी जो तकारीर थी मैं वो सुनना नहीं चाहता था। उन तकारीर में शायद उन पिटीशन से मुताल्लिक़ कोई बात होती जो मेरे लिए सुनना मुनासिब नहीं था, और उससे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि चीफ़ जस्टिस इस मामले को टेकअप करेंगे। फिर एक तवील अरसा गुजर चुका, अब आकर उन्होंने ये बात वाज़े की है कि इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, और मेरी कोशिश थी कि मैं पहले ही दिन इस केस को कंक्लूड करूं और फिर अहम नोयत के जो मुकदमात हैं उनको फ़िक्स करूं, मगर ऐसा नहीं हो सका। गुज़िश्ता समात पर भी कोशिश की और मैंने तो इरादा किया कि रात 12 बजे तक बैठे, मगर हम में से अक्सर लोगों को जाना भी होता है, मुमकिन ना हो सका। अब मंडे को कोशिश उनकी यही है कि वो इस मामले को कंक्लूड करें और उसके बाद जो अहम नोयत के मुकदमात हैं, जो 184(3) की दरख्वास्तें हैं, उनको टेकअप किया जाएगा। और इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा अब
तवक्कुआत हमारे सामने आई हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अभी शेयर नहीं कर सकते, वो आपके सामने ऑब्वियसली आ जाएंगी चीज़ें कुछ अरसे तक। मगर जो मुलाकात आज की हुई है उसमें सिर्फ ये मामला डिस्कस नहीं हुआ, ये तो एक छोटा सा उसमें आप कह सकते हैं कि पहलू था। इसके अलावा भी कई मामलात ज़ेर बहस आए। बिलखसूस जो कोर्ट रिपोर्टिंग है उस पर उन्होंने अपनी कुछ तजावीज़ हमें दी, कुछ उन्होंने हमारे सामने रखी और कुछ हमसे मांगी कि आप लोग कैसे इन्हांस कर सकते हैं अपनी कोर्ट रिपोर्टिंग को। और उनका बेसिकली जो मोटिव था या उनकी जो ख्वाहिश है वो यही है कि वो चाहते हैं कि रिपोर्टिंग ऐसी हो कि उसमें करेक्टनेस हो, यानी गलत रिपोर्टिंग ना हो, दुरुस्त रिपोर्टिंग हो। और यहाँ पर मैं मुस्बत नहीं कहूँगा, उन्होंने दुरुस्त रिपोर्टिंग का कहा है कि उन्हें इस बात से बज़ाहिर उन्होंने ये तासुर दिया है कि कोई एतराज़ नहीं है कि उन पर कौन क्या तनकीद कर रहा है। वो समझते हैं कि आपको हक़ है तनकीद करने का, और आइन का जो आर्टिकल 19 और 19A है वो आपको पूरा हक़ देता है। मगर मैं ये समझता हूँ कि आपको अपनी अकाउंटेबिलिटी भी करना चाहिए कि कैसे जो जूनियर आ जाते हैं जर्नलिस्ट, जिनको कोर्ट रिपोर्टिंग का कोई तजुर्बा नहीं होता, कानूनी मामलात से उनको कोई आप कह सकते हैं कि उनकी वाकफ़ियत नहीं होती, और वो ऐसी चीज़ रिपोर्ट कर देते हैं जो बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चली जाती है, और उससे फिर एक तासुर जो है वो चलता है और वो ख़बर भी गलत हो जाती है। उस पर उन्होंने कहा कि अगर आप में से कोई गलत ख़बर दे तो आपको ख़ुद चाहिए कि उसको पॉइंट आउट करें और उसे बताएं कि आप गलत कर रहे हैं, आप ऐसा ना करें। और जब आप ख़ुद अपने साथियों को ये चीज़ बताएंगे तो फिर ऑब्वियसली कुछ ट्रांसपेरेंसी आएगी, कुछ बेहतरी आएगी। और उसके बाद हमने अपने कुछ मसाइल थे उनसे उनको आगाह किया कि हमें कमरा अदालत नंबर 1 में जिस तरह मसाइल होते हैं, इंटरनेट का इशू होता है, इस तरह के जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं वो बताए गए। और उसके बाद मुख्तलिफ़ और भी पहलू ज़ेर बहस आए। जुडिशल कमीशन का इजलास कब होगा ये भी पूछा गया, उस पर उन्होंने वाज़ेह जवाब नहीं दिया, मगर एक बात उन्होंने बताई है कि कुल 28 मेंबर्स हैं इस वक्त जुडिशल कमीशन के। ये सिर्फ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, क्योंकि सूबाई भी जुडिशल कमीशंस होते हैं जो जहाँ पर जजेस की अपॉइंटमेंट्स होती हैं। उस पर उन्होंने अब कुछ खतूत लिखे हैं इन लोगों को और उनसे तजावीज़ मांगी हैं जो जुडिशल कमीशन के रूल्स हैं उनमें तब्दीली करने के। एक हाल ही में आपको याद होगा जस्टिस अतर मिनल्ला ने फ़ैसला दिया, और उस फैसले में उन्होंने ये कहा कि जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट से पहले जुडिशल कमीशन में जो नॉमिनेशन होती है किसी भी जज के नाम पर जिस पर गौर किया जाता है, वो हर दफ़ा चेयरमैन देता है जो सरबराह होता है जुडिशल कमीशन का, जो चीफ़ जस्टिस होता है। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने उस फैसले में लिखा कि किसी भी मेंबर को ये हक़ होता है कि वो किसी को नॉमिनेट करना चाहे तो कर सके। अब बहरहाल इसके ऊपर उन्होंने तजावीज़ मांगी हैं तमाम मेंबरान से। अब देखते हैं इस पर क्या होता है, और फिर जैसे ही वो तजावीज़ आएंगी जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाएगा। कुल 17 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इस वक्त 15 हैं, 2 जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है। अब अनकरीब ये 15 से 14 हो जाएंगे जैसे सरदार तारिक मसूद जब रिटायर हो जाएंगे। और जुडिशल कौंसिल के ऊपर बात पूछी गई, उन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। जो मामलात इस वक्त आप कह सकते हैं कि ज़ेर समात हैं उन पर उन्होंने कतन कोई बात नहीं की। कुछ कोशिश हमारी तरफ से ज़रूर हुई, एज जर्नलिस्ट हमने कोशिश की मुख्तलिफ़ मामलात पर उनसे उनकी राय जानने की और उनका जो स्टैंड है वो जानने की, मगर उस पर वो नहीं आए। मगर उन्होंने कुछ बातें हमें बताई भी हैं। इसके अलावा जो आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, उनमें जो सहाफ़ी हैं उन्होंने कुछ तजावीज़ रखी हैं जो उनके लिए इस वक्त मसाइल हैं, बिलखसूस फ़ैसलों को लेकर। जो फ़ैसले जारी किए जाते हैं, कई लोगों ने बताया कि रात गए फ़ैसले जारी होने की वजह से जो अखबारात हैं उनमें उनको फैसिलिटेट नहीं किया जा सकता, और इस तरह की कुछ टेक्निकी बातें की। एक और उन्होंने जो केस मैनेजमेंट कमेटी है उसके बारे में इंकिशाफ किया कि 2 जजेस पर मुश्तमिल जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, बड़ा ही ज़बरदस्त कम्बिनेशन है, दोनों जजेस पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई। और ये कमेटी उस आप कह सकते हैं समात की रोशनी में बनाई गई जो आपको याद होगा जब चीफ़ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल साहब, और उस दौर में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का बेंच अचानक तब्दील हो गया और उन्होंने रजिस्ट्रार को बुलाकर उनको अच्छा खासा सुना दी बातें, और उस वक्त उन्होंने केस मैनेजमेंट के ऊपर सवाल उठाया था।
और अब वो केस मैनेजमेंट के हवाले से एक कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी अपनी तजावीज़ देगी और वो जो तजावीज़ आएंगी उसके ऊपर फिर ये डिसाइड होगा। अभी तक जो हमें मालूम हुआ है वो यही है, जो इस वक्त केसेस लगाए जा रहे हैं उसमें चीफ़ जस्टिस का कोई किरदार नहीं है। कौन से केसेस फ़िक्स हो रहे हैं इस वक्त, क्योंकि 184(3) के अलावा तमाम केसेस को फ़िक्स किया जा रहा है। सबसे जो प्रायोरिटी होती है जो अदालतों में केसेस फ़िक्स करने की, वो सबसे पहले या इलेक्शन मैटर्स होते हैं या टैक्सेशन के मामलात होते हैं या जो प्री अरेस्ट बेल होती है उसके मामलात पहले टेकअप किए जाते हैं। यानी वो जो मुकदमात पहले दायर होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनमें कौन से मुकदमात को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, पहले मुकर्रर किया जाएगा, ये वो सीक्वेंस मैंने आपको बताया है। तो अब ये जो केस मैनेजमेंट कमेटी है इसकी तजावीज़ के बाद वाज़ह हो जाएगा केसेस की फ़िक्सेशन का। तो एक शफाफियत का अमल तो बहरहाल हमें नज़र आ रहा है। और मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में जिसमें मैंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पर काफ़ी तनकीद भी की, वहाँ पर मैंने उनके इस इक़दाम को भी सराहा कि वो इंतज़ामी सतह पर कुछ मुस्बत तब्दीली ला रहे हैं और हमें उसकी तारीफ़ करनी भी चाहिए। देखते हैं ये जो मुस्बत तब्दीली है ये कितना अरसा रहती है, और कोशिश उनकी जानिब से अगर हो रही है तो हम भी उसको सराहेंगे। और जब उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से इस तरह की कोशिशें हुई तो हमने उनको भी सराहा। अब इंतज़ार है नेक्स्ट फुल कोर्ट मीटिंग का। एक और अहम चीज़ जो आज हमें मालूम हुई कि अब सुप्रीम कोर्ट पहले तो PTV नशरियात दिखा रहा था बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की, अब सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर अपना भी एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करा रही है जहाँ पर ये पूरा एक सिस्टम होगा जिस तरह मुख्तलिफ ममालिक में है कि अदालतों में अपने तौर पर कैमराज लगाए जाएं और रिकॉर्डिंग की जाए और उसके बाद उनको एक लिंक जो है वो दे दिया जाए वेबसाइट पर या फिर किसी यूट्यूब चैनल पर, या फिर PTV को भी दिया जा सकता है, TV चैनल्स को भी वो उसका एक लिंक फ्राहम कर दिया जा सकता है। ये अगर हो जाए तो ये एक मुस्बत चीज़ है और एक पॉजिटिव चीज़ है, और उस पर हमारी इतलात के मुताबिक जो हमने आपको खैर पहले भी बताया था और अब हमें उसकी कुछ तस्दीक भी हो रही है कि जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी उसमें ऐसा नहीं हुआ कि तमाम जजेज़ ने इत्तफ़ाक़ किया और बराह रास्त नशरियात दिखा दी गई। उस पर काफ़ी जजेज़ ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था और कई जजेज़ को ये भी दुश्वारी थी कि हमें बिल्कुल चौकस होकर बैठना पड़ेगा क्योंकि तमाम कौम हमें देख रही होगी। बहरहाल अब देखते हैं नेक्स्ट मीटिंग कब होती है और उसमें क्या डिसाइड होता है। आज की इस वीडियो से इतना ही। मैं अब ज़्यादा अगर वीडियो लंबी करूँगा तो कुछ ज़्यादा बोल दूँगा और फिर मेरे ऊपर तौहीन अदालत भी लग सकती है। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।